अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम एक और फर्स्ट ईयर का लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं और वो हमारा लेक्चर होगा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोकेमिस्ट्री का चल रहा है, इससे आपके टॉपिक्स में कुछ हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट पहले क्लियर कर लिए थे। आज हम उससे आगे जाएंगे और हम इसको, जो मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम जो है ये जब वर्क करता है, सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है, तो फिर यहाँ पर हम उसके कई एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आमतौर पर थर्मोडायनेमिक्स में जब कोई रिएक्शन होता है तो फिर उसको हम हीट के हिसाब से अगर देखें तो कई रिएक्टेंट्स जो होते हैं जब एक ओपन सिस्टम में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन चलता है, तो फिर मॉलिक्यूल्स हों, रिएक्टेंट्स हों, ये रिएक्शन के दौरान जब प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो इनका या तो वॉल्यूम बढ़ता है या फिर इनका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो अगर इनका वॉल्यूम बढ़ता है तो फिर ये सिस्टम कहलाते हैं या दुनिया की एक चीज कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। और ये सिस्टम जो है ऐसे समझ लो, या ये चीजें जब वॉल्यूम इनका बढ़ने लगता है तो इनकी अपनी एनर्जी खर्च होती है। तो फिर जब वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो एनर्जी के लिहाज से हम इनके वर्क को क्या काउंट करेंगे, नेगेटिव, क्योंकि वर्क करते जाएंगे, एक्सपेंड होते जाएंगे, एक्सपेंड होते जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो इस सूरत में वर्क इनका नेगेटिव होगा क्योंकि एनर्जी खर्च हो रही है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम एनर्जी के लिहाज से क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, दूसरा होगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। फिर क्या होगा, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे तो उस वक्त रिएक्शन के दौरान वो जब रिएक्टेंट जो थे उनका वॉल्यूम ज्यादा था, अब वो प्रोडक्ट में चेंज होने लगे, उनका वॉल्यूम क्या होने लगा, कम होने लगा। यानी पहले 3 मोल थे, अब वो बन गए 2 मोल, प्रोडक्ट में चेंज हुए तो वॉल्यूम कम हो गया। अब ये वॉल्यूम का कम होना आपको पता है, वॉल्यूम कब कम होता है, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर कहाँ से पड़ेगा, सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की शक्ल में सिस्टम के अंदर एनर्जी वो कंप्रेस होता जाएगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा, एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। तो एनर्जी के लिहाज से ये वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पर लेते हैं और इसको हम बोलते हैं, यानी ऊपर हम हेडिंग देंगे इसको एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का के एप्लीकेशंस, तो इनमें हमारा पहला एप्लीकेशन जो है दैट इज कॉल्ड प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वॉल्यूम वर्क प्रोसेस। ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रोसेस कहलाता है। रिएक्टेंट्स जब उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई हो या वो खुद प्रेशर अप्लाई करें या प्रेशर बढ़ाएं तो या तो वॉल्यूम पूरे सिस्टम का बढ़ भी सकता है रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज हो, या फिर कभी कभार ऐसा होगा कि रिएक्टेंट वॉल्यूम कम करते प्रोडक्ट। अब एक छोटी सी मिसाल देख लो, हमने यहाँ लिए 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन दिया, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट में चेंज हुए तो यहाँ ये 2 मोल में चेंज हो गए। यहाँ पर थे 2+1, टोटल कितने मोल्स थे, 3 मोल्स थे। तो अब हमें प्रोडक्ट साइड पे जस्ट कितने मोल्स मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं 2 मोल। तो इसका मतलब है पहले वॉल्यूम क्या था, लार्ज था, ज्यादा वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, स्मॉल, स्मॉल वॉल्यूम हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर इस रिएक्शन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए, वॉल्यूम कम हो गया। या यूं कह लो कि यहाँ पे मैं भाई यूं लिख सकता हूं कि भाई ये 3 मॉलिक्यूल थे, बहुत लार्ज वॉल्यूम में थे, सही है। अब क्या हुआ कि ये कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए, अब वॉल्यूम क्या हो गया, स्मॉल। तो अब इतना तो आप जानते ही हो कि यहाँ पर समझो कौन सा, सराउंडिंग का प्रेशर, ठीक है, अप्लाइड प्रेशर, ये प्रेशर जितना ऊपर से सराउंडिंग का इसके ऊपर पड़ेगा, वॉल्यूम वैसे ही प्रोडक्ट में कम हो रहा है,
तो अब प्रेशर जो है ना वो सिस्टम पे है, यानी प्रेशर ऑन सिस्टम, प्रेशर सिस्टम पे पड़ रहा है और ये वॉल्यूम वैसे ही कम हो रहा है। अब प्रेशर और इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर भी वॉल्यूम को कम कर रहा है। तो इस सूरत में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्क जो है वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव वर्क है। वजह क्या है? एनर्जी के टर्म्स में वर्क हमारा क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर दूसरे लिहाज से देखें तो फिर अब आप देखो, दूसरे लिहाज से मैं इसको यूं लिखता हूं भाई, यहां पर ऐसे हुआ कि जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए तो पहले तो इनका वॉल्यूम क्या था? लार्ज था, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम था। अब जब ऊपर से इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और इनको फेवर कर रहा है कि ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाए हाई प्रेशर पे, और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो अब समझो यहाँ वॉल्यूम लार्ज था। क्या था? लार्ज वॉल्यूम था। अब के बार यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? स्मॉल वॉल्यूम हो गया। यानी वॉल्यूम में चेंज तो आई है, लेकिन कौन सी चेंज आई है? नेगेटिव, नेगेटिव आई है, क्योंकि डिक्रीज हो गया। तो इस नेगेटिव वॉल्यूम चेंज की वजह से यहाँ पर प्रेशर ने काम दिखाया और इस प्रेशर ने वॉल्यूम को कम कर दिया। तो प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट हमारी नेगेटिव है, तो हमारा वर्क भी वॉल्यूम के लिहाज से क्या है? नेगेटिव। वर्क किस लिहाज से नेगेटिव है? वॉल्यूम के लिहाज से नेगेटिव है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा ही सिस्टम बनाते हैं, ऐसा ही एक हम सिस्टम चलाते हैं, और वो इस तरह है कि हम यहां पर लेते हैं जस्ट यहां पर 2 मोल हैं इसके NH3 के। अब इनको हीट किया और अब ये चेंज हुए N2 में और 3H2 में। अब अगर यहां पर देखें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या है? वॉल्यूम स्मॉलर, वॉल्यूम क्या है? स्मॉलर वॉल्यूम। सही। अब जब इनको हीट मिली, अब ये टूटे और फिर जब ये प्रोडक्ट में चेंज हुए, अब वॉल्यूम क्या हो गया? लार्ज वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया? लार्ज वॉल्यूम हो गया। तो इसका मतलब समझते हो? अगर वॉल्यूम पहले स्मॉलर था, अब वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ गया ना। तो एक लिहाज से हम अगर देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन मॉलिक्यूल्स ने अपना प्रेशर बढ़ाया, और आपको पता है जितना मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ता है और तब वॉल्यूम को फेवर मिलती है। तो यहां समझो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। रिएक्टेंट के आमतौर पर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर या मोल का प्रेशर कम होगा, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारा वर्क जो है, अब सिस्टम खुद, ये मॉलिक्यूल खुद प्रेशर बना रहे हैं और ये प्रेशर की शक्ल में अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च कर रहे हैं, और जब ये एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो फिर यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है अब इस एनर्जी के लिहाज से वर्क क्या है? नेगेटिव है। क्यों वर्क नेगेटिव है? क्योंकि एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है, सिस्टम से एनर्जी प्रेशर में चेंज हो रही है और फिर वो वॉल्यूम को बढ़ा रही है। तो इसको अब काम करने के लिए अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो एनर्जी के लिहाज से इसका वर्क अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? सिस्टम के लिहाज से नेगेटिव है। सिस्टम की एनर्जी बढ़ी नहीं, यहाँ वॉल्यूम बढ़ा और सिस्टम की एनर्जी खर्च हुई, तो उसकी तो कम हो गई। तो वर्क क्या कहलाएगा? नेगेटिव। अब इन टर्म में अगर इसको यहाँ नेगेटिव वर्क लिया, पर ये किसके लिहाज से? विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के लिहाज से। अब इसी वर्क को हम फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो फिजिक्स में इसको पॉजिटिव माना जाता है। नेगेटिव और पॉजिटिव
जो कंसेप्ट है ना केमिस्ट्री में और फिजिक्स में जो थोड़ा समझो कि ऑपोजिट हो जाता है, वो इन दो बातों की वजह से होता है। फिजिक्स में काउंट होता है वॉल्यूम। क्या काउंट होता है? वॉल्यूम का चेंज जब वर्क होता है, तो वॉल्यूम चेंज वाला वर्क फिजिक्स वाले काउंट करते हैं। हम केमिस्ट्री वाले सिस्टम में सारी एनर्जी काउंट करते हैं कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ी, वर्क की शक्ल में ऐड हुई, या फिर सिस्टम पे वर्क हुआ, या सिस्टम ने वर्क किया किया तो खर्च की, निकल गई। अगर सिस्टम पे हुआ तो एनर्जी ऐड हुई। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम के लिहाज से देखो, तो वॉल्यूम जो है चेंज तो हुआ है, पहले थोड़ा था, अब क्या हो गया है? ज्यादा। लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज होने का मतलब है प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। तो इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो इस लिहाज से विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम यहाँ वर्क हमारा क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस लिहाज से हम वर्क को दो टर्म्स में लेते हैं, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के लिहाज से, और दूसरा प्रेशर और वॉल्यूम के लिहाज से। जहां प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हम कहेंगे वॉल्यूम के लिहाज से वर्क पॉजिटिव है। और जब क्या हुआ? इंटरनल प्रेशर, ऊपर से प्रेशर अप्लाई हुआ सिस्टम के, तो इंटरनल वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। तो हम कहेंगे सिस्टम पे वर्क हुआ है प्रेशर की शक्ल में। अब यहां पर आपका आमतौर पर वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि चेंज जो है ना वो नेगेटिव आ रही है, डिक्रीज आ रही है। किसमें? वॉल्यूम की चेंज में, क्योंकि ये प्रेशर और वॉल्यूम के इनवर्स रिलेशन से बना है। तो अब ये दो मतलब हमारे पास केमिस्ट्री में रिएक्शंस के लिहाज से, रिएक्शंस के लिहाज से ये दो चीजें बहुत आम, बहुत कॉमन चलती हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट यहीं पर इस तरीके से चलता है। अब हम इसी प्रेशर और वॉल्यूम वर्क प्रोसेस को, जो रिएक्शंस में मैंने आपको बताया, इसको एक आम एग्जाम्पल से क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं कि ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क जब होता है तो ये प्रोसेस जो है ये किस तरीके से चलेगा। लेट सपोज हमने एक सिस्टम बनाया है, एक कंटेनर लिया है। अब उसमें हमने मुख्तलिफ रिएक्टेंट गैसेस जो हैं वो यहाँ ऐड कर दी हैं, और इन गैसेस के ऊपर एक फ्रिक्शन लेस हमने क्या लगा दिया है? पिस्टन लगा दिया। और ये पिस्टन जो है ये बिल्कुल समझ लो किस शक्ल में है? ये एक गोल स्फेरिकल कंटेनर के ऊपर गोल पिस्टन लगा हुआ है, और ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है। इसको हिला के देखोगे तो ये अप एंड डाउन जा सकता है, और यहाँ मूवेबल है। ये नीचे से ऊपर जा सकता है जब इधर प्रेशर बढ़ेगा, या ऊपर से प्रेशर बढ़ा तो नीचे आ जाएगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अब हम यहाँ पर इसको क्या सप्लाई करते हैं? सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हो? इसको हीट सप्लाई करते हो। तो जब आपने इस सिस्टम को हीट सप्लाई की, तो हम यहाँ पर देखते हैं जैसे हीट यानी क्यू सिस्टम के अंदर गई, तो फिर सिस्टम में वो उसकी कौन सी एनर्जी को चेंज कर रही है? डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है। अब जब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो ये यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को और इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगी। अब ये वॉल्स ऑफ कंटेनर से ज्यादा कोलिजन्स करेंगे, और जब ये कोलिजन ज्यादा करेंगे तो इनका इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। अब ये प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये जोर लगाएगा पिस्टन को धकेलने में, किस तरफ? अपवर्ड। अब समझो ऊपर से एयर यानी सराउंडिंग थे जो इसको किस तरफ धकेल रहे थे? डाउनवर्ड। सराउंडिंग जो है वो चाहते हैं कि ये पिस्टन नीचे जाए, क्योंकि उसको कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है। अब सिस्टम का जब प्रेशर बढ़ा तो इसने काम किया, लेकिन सराउंडिंग के खिलाफ किया। किसके खिलाफ किया? सराउंडिंग के, क्योंकि सराउंडिंग कहते हैं कि ये कंप्रेस, ऊपर से प्रेशर डाल रहा है ना,
एयर प्रेशर डाल रही है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हमारा ये जो गैस का सिस्टम है ये क्या कर रहा है, ये ऊपर प्रेशर लगा रहा है, तो ये सराउंडिंग के खिलाफ काम कर रहा है। यानी यहां लिखेंगे कि वर्क डन अगेंस्ट क्या, अगेंस्ट सराउंडिंग्स, ये सराउंडिंग्स के बिल्कुल खिलाफ काम कर रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहा है। लिहाजा इसका वर्क हम यहां पर क्या लेंगे, नेगेटिव वर्क लेंगे सराउंडिंग के लिहाज से। सराउंडिंग्स चाहते हैं कंप्रेस हो, सिस्टम कंप्रेस नहीं हो रहा, सिस्टम प्रेशर बढ़ाता जा रहा है, सराउंडिंग की मुखालफत कर रहा है, उसके प्रेशर को रोक रहा है, अपना प्रेशर बढ़ा रहा है, तो उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो अब यहाँ वॉल्यूम क्या होगा, देखो जब हमने इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो फिर प्रेशर ने क्या किया, पॉइंट ए से पिस्टन ने मूव करके कहां पहुंचा है, पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। और इस तरह से जब ये पॉइंट बी तक पहुंचेगा तो इसने कुछ ना कुछ क्या किया है, हाइट यानी नीचे से ऊपर गया है, तो उसकी हाइट चेंज हुई है। माना ये प्रेशर असल में क्या था, ये फोर्स था, प्रेशर क्या था, ये फोर्स था। और उसके बाद यहां इस फोर्स ने क्या किया है, एच हाइट तय की है, डिस्टेंस तय किया है। और ये जब डिस्टेंस तय किया है तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब है यहां वर्क सिस्टम खुद कर रहा है पर सराउंडिंग की मर्जी के खिलाफ जा रहा है। सराउंडिंग नीचे धकेल रहे हैं, ये अपने आप को ऊपर धकेल रहा है और वॉल्यूम में इंक्रीज आ रही है। अब हम ये इक्वेशन लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रोसेस किस तरह हुआ है। तो लेट सपोज हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि क्या होता है कि सिस्टम जो है जब वर्क करता है तो यहाँ से हमारा सिलसिला शुरू होता है। और वर्क का सिलसिला कैसे शुरू होता है, ये देखो, एस जैसा कि आपको पता है वर्क जो है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डीएल, डी माना चेंज। अब हम डीएल को यूं भी लिख सकते हैं डेल्टा एच, या डी एच भी लिख सकते हो, यानी ये हमारा H1 है और ये H2 है। तो डी एच जो है इसको आप ले सकते हो फाइनल कहां पॉइंट पर पहुंचा और कहां से ये चला है, तो डेल्टा एच हो गया। अब डीएल या डेल्टा एच हमारा इसके इक्वल है। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, यहां पे इसमें हम डी एच की वैल्यू पुट करते हैं, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू क्या होगा, डेल्टा एच लिख लो, ठीक है, या फिर H2 माइनस क्या लिखोगे, H1, या अगर आपको और आसान करना हो तो F इंटू डेल्टा एच लिख लो। अब इतना तो पता है आपको, यहां फोर्स जो है वो हमारा नेगेटिव जा रहा है। फोर्स नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहां ये सराउंडिंग के अगेंस्ट है, सराउंडिंग के बिल्कुल खिलाफ यहां फोर्स लग रही है, सराउंडिंग के बिल्कुल अगेंस्ट जो है फोर्स लग रही है। तो आपकी फोर्स यहां किसमें होगी, यहां पर आपकी फोर्स होगी किसमें, नेगेटिव में। अब ये बताओ ये फोर्स किस शक्ल में अप्लाई कर रहे हैं, एज जैसा कि ये फोर्स हमारी जो है ये प्रेशर की शक्ल में अप्लाई हो रही है। कैसे, हमें पता है कि प्रेशर जो है ना, प्रेशर ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसे होता है ना, एफ अपॉन ए। अब हमें एफ निकालना है, क्या निकालना है, एफ। तो अब हम इसको फिर अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि ये कैसे बनेगा, इक्वेशन कैसे बनेगी। तो यहां से हम शुरू करते हैं, तो हमारा ये वाला फार्मूला F इज इक्वल टू क्या है, पहले P फोर्स, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर
F इज इक्वल टू P, ये A इस तरफ आएगा, इनटू क्या हो जाएगा A। तो यहां पर आपको F मिला P इंटू A, प्रेशर इंटू एरिया। सही। अब हम लगाते हैं यही वैल्यू इसमें इसमें फोर्स की जगह। ये इक्वेशन 1 कर दो। F यानी फोर्स लगी है, फिर डेल्टा H डिस्प्लेसमेंट हुई है, वर्क हुआ है। तो अब F की वैल्यू हमारे पास क्या है, P इंटू A। तो यहाँ पे हमारा वर्क हो जाएगा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, अब F की जगह क्या पुट करोगे, P इंटू A, ठीक है, इंटू क्या लिखोगे, डेल्टा H लिखोगे, ठीक है, डेल्टा H लिखेंगे। चलो भाई, अब यहां तक तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मजीद आगे देखते हैं इसका कि कंसेप्ट क्या मिलेगा हमारा। अब W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा H। अब आप जानते हो कि एक हम आमतौर पर एरिया एरिया किसके बराबर होता है, विड्थ इंटू ब्रेथ। अब ए विड्थ जो है ये लेंथ है और ब्रेथ भी क्या है, लेंथ के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये जो डेल्टा H है ये भी तो क्या है, हाइट है ना बेटा। तो हाइट किस में ली जाती है, लेंथ में लेते हैं। तो इसका मतलब है अब हम इस वर्क वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं और फिर देखते हैं। W इज इक्वल टू माइनस, अब P रख लो, ठीक है, A की जगह क्या रखोगे, P इंटू L। अच्छा, फिर इंटू डेल्टा H की जगह L। ये भी दो, एरिया में भी दो लेंथ के आमतौर पर डायमेंशंस आते हैं और यहां पर भी लेंथ है। अब देख लो कि लेंथ कितनी मर्तबा है, 1 2 3। आपको पता होगा कि हम लेंथ के 3 बेटा वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम। ये विड्थ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। ये समझ लो विड्थ है, ये समझ लो हाइट है, और ये क्या है, ब्रेथ है। तो इसका मतलब है हम वॉल्यूम यानी V बराबर लेते हैं किसके, L इंटू एल या फिर L क्यूब। जहां L इंटू एल हो उसकी जगह क्या रख सकते हो, वॉल्यूम पुट कर सकते हो। तो भाई अब ऐसा करो, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज जो आपने रखी थी कहां पर, ये W वाली इक्वेशन नंबर 2 कर दो इसको। अब इसमें हम तीनों L को खत्म करते हैं, तीनों L को खत्म कर, ये खत्म करके उसकी जगह क्या रखते हैं, V। तो फिर हमारा W हो जाएगा माइनस P, फिर डेल्टा वही रखो, ठीक है। अब ये तीनों L खत्म हो गए, क्या आ गया, V। तो माइनस P डेल्टा V, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। और ये बता रही है कि जब सिस्टम वर्क करेगा तो इसका मतलब है उसका वर्क जो है वो प्रोडक्ट है किसका, प्रेशर, इंटरनल प्रेशर सिस्टम का, ठीक है। और उसके बाद उसका वॉल्यूम में चेंज, ये हमारा वर्क है। लेकिन ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। तो जब सिस्टम सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क करता है, यानी सराउंडिंग चाहते हैं ये वॉल्यूम कम हो, लेकिन सिस्टम एनर्जी बढ़ा कर खर्च करके इसको किस में चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है वॉल्यूम को इंक्रीज में। तो यहां समझो ये बिल्कुल अगेंस्ट काम चला, तो इसलिए हमारा वर्क क्या हो गया, नेगेटिव। क्या हो गया, वर्क नेगेटिव हो गया। तो इसलिए हमारी इक्वेशन माइनस P डेल्टा V वाली आई। तो इसका मतलब लोगे ये तब होगा जब वॉल्यूम में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब यही आपका W प्लस P डेल्टा V में होगा जहां वॉल्यूम में क्या आएगी, डिक्रीज आएगी इन वॉल्यूम। सराउंडिंग भी यही चाहते हैं, सराउंडिंग भी कंप्रेस कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स भी अपने अंदर वो जब कंप्रेस कर रहे हैं तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है,
वो प्रेशर की शक्ल में एनर्जी या वर्क सिस्टम में स्टोर हो रहा है, और इस तरीके से वर्क हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये वर्क का पॉजिटिव होना या वॉल्यूम चेंज का पॉजिटिव होना और इसका नेगेटिव होना, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हम सिस्टम कौन सा ले रहे हैं और सिस्टम किस तरीके का होता है। तो ये है कुछ हमारे आमतौर पर समझ लो कि एग्जाम्पल प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रोसेस हमारा हो गया। अब हम इसका निकालते हैं यूनिट। क्या निकालते हैं? यूनिट, यानी यूनिट फॉर प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रोसेस। यानी जब प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रोसेस शुरू होता है तो हमें पता है W बराबर है किसके, P डेल्टा V के। तो इसका मतलब है यूनिट दो चीजों के आएंगे, एक आएगा प्रेशर। अब प्रेशर का तो पता है आपको यूनिट क्या होता है, ये होता है ATM, और V वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट आप जब भी लेते हो तो वॉल्यूम किसके बराबर लेते हो, वॉल्यूम लेते हो DM क्यूब में। तो यहां वर्क का यूनिट क्या होगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रोसेस में, प्रेशर का ATM और वॉल्यूम का DM क्यूब। तो ये SI यूनिट होगा हमारे पास किसका, SI यूनिट फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रोसेस। यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रोसेस में हम यूनिट लेते हैं किसका, SI यूनिट्स हो जाएंगे। वो कौन से हैं? वैसे तो ये SI नहीं होगा क्योंकि ATM जो है वो SI सिस्टम में अमूमन नहीं लिया जाता, वो न्यूट्रॉन्स में लिया जाता है। तो ये केमिस्ट्री में CGS सिस्टम में यूनिट चलेगा, SI में ये न्यूटन मीटर में लिखोगे। तो यहाँ पर हम इसको आमतौर पर CGS यूनिट लिख सकते हैं फॉर द प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्क प्रोसेस। अब बात आगे जाएगी, इसमें हम अगर 1 ATM DM क्यूब का यहां पर वर्क होता है, लेट सपोज हमारे पास 1 ATM DM क्यूब का वर्क है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज है, 1 ATM प्रेशर है तो मामूली, लेकिन सिस्टम के अंदर क्या है, सिस्टम पे पड़े या सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो, जैसे वॉल्यूम लीटर्स में जितना चेंज हो, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वर्क कितना होगा SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में होगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो वर्क हुआ है उसमें फोर्स हमारी कितनी लगी है, 101,325 जूल्स, क्योंकि वर्क का यूनिट ऑलमोस्ट हमारे पास कौन सा होता है, ये होता है जूल्स में। तो ये जूल्स में हम काउंट करेंगे 101,325 जूल्स जो है बेटा, ये बस इसको एक यहाँ पे डेसिमल लगा दो, 101.325 जूल्स वर्क होगा। बाकी अगर इसको ATM में आप लिखना चाहो तो ये 1 ATM DM क्यूब के बराबर होगा, और इतना प्रेशर इतना वर्क कर सकता है वॉल्यूम के एक्सपेंड या स्क्वीज अप होने पर। सही। अब यहां पर ये तो हो गया हमारा इसका प्रेशर वॉल्यूम वर्क का यूनिट। सही है। अब हम आते हैं जिसकी तरफ, अब आते हैं इंटरनल इंटरनल एनर्जी एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ये क्या है? असल में कोई भी सिस्टम होगा, कोई भी रिएक्शन का सिस्टम होगा, तो उसके अंदर आपको पता है एटम होंगे, आइंस होंगे, या फिर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये जो इनकी मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी होती है जो रिएक्शंस में वो वर्क में चेंज करते हैं,
या फिर रिएक्शन में काम में लाते हैं, तो वो इंटरनल एनर्जी कौन सी होती है? ये इंटरनल एनर्जी एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मॉलिक्यूल्स के या एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस या फिर इनके आम तौर पर बॉन्ड्स बनाने में काम में आती है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की शक्ल में ये पोटेंशियल एनर्जी काम करती है। और काइनेटिक एनर्जी जो है ये इनके कोलिजन्स होते हैं रिएक्शन के दौरान, या मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो ये उनके अंदर क्या पैदा करती है? मॉलिक्यूलर मोशंस पैदा करती है। क्या पैदा करती है? मॉलिक्यूलर मोशंस पैदा करती है। यानी एक मॉलिक्यूल जो है उसमें कौन कौन सी टाइप ऑफ मोशंस मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पैदा तो ठीक है, क्या करेगी? मॉलिक्यूलर मोशन पैदा करेगी, मोशंस पैदा करेगी। लेकिन ये मोशंस कौन कौन सी होंगी? नंबर वन, ये देखो मॉलिक्यूल जो हैं ये आम तौर पर बिल्कुल फ्लैटली ये मूव करते हैं, तो ये मोशन क्या कहलाती है? ट्रांसलेशनल मोशन। एक तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में ये हरकत पैदा करती है, लेफ्ट राइट ये मूव करते रहते हैं। दूसरी मोशन होती है जब इनके आम तौर पर ये मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हैं, इनके आपस में क्या बने हुए हैं? बॉन्ड बने हुए। अब ये बॉन्ड जो हैं इनमें जब ये काइनेटिक एनर्जी पहुंचती है तो ये बॉन्ड क्या करते हैं? ये वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ दूसरी एनर्जी जो काइनेटिक होती है ये किस में चेंज होती है? वाइब्रेशनल एनर्जी में। वाइब्रेशनल एनर्जी में ये चेंज होती है। तीसरी एनर्जी जो है ये ट्विस्टिंग भी कहलाती है। इनमें ट्विस्टिंग होती है, यूं भी घूमते हैं, एक दूसरे के गेट टकराते भी हैं, ठीक है ना, कई तरीके होते हैं इनके आपस में। और तीसरी जो है एक ट्रांसलेशनल, दूसरी वाइब्रेशनल हो गई। अब तीसरी एनर्जी जो है वो इनमें मॉलिक्यूल्स जो हैं, अब जैसे ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल बना हुआ है, इसमें डिफरेंट एटम इसके साथ क्या हैं? अटैच हैं। तो अब ये क्या करेंगे? ये रोटेट करेंगे, या क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस मोशन को क्या बोलोगे? रोटेशनल एनर्जी। क्या बोलोगे? रोटेशनल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ती है, बॉन्ड्स में वाइब्रेशंस पैदा करती है। ट्रांसलेशनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको फ्रीली मूव करवाती है रिएक्शन के दौरान। और रोटेशनल एनर्जी जो है वो इनको अपने एक एक्सिस पर रोटेट करवाती है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एनर्जी जो है टोटल किसी भी सिस्टम के किसी भी मॉलिक्यूल्स की किसी भी रिएक्टेंट की कैलकुलेट करनी है टोटल इंटरनल एनर्जी, तो वो उस सिस्टम की उस रिएक्टेंट की टोटल कौन सी होगी? एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये जो है ये एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं किसी भी सिस्टम में, या रिएक्टेंट्स का सिस्टम है जो प्रोडक्ट में बाद में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? प्रोडक्ट्स में चेंज होता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल टोटल इंटरनल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है इज द सम, यानी ये टोटल होती है सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड क्या? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी याद रहे मोशंस में यूज होती है, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। अभी मैंने आपको बताया कितने टाइप के मोशंस पैदा करती है। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इस्तेमाल होती है इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस, या फिर कभी कभार ये इनके
रिपल्सिव आपस में फोर्सेस भी पैदा करती हैं। तो ये सिस्टम की टोटल क्या कहलाती है? ये सिस्टम की कहलाती है इंटरनल एनर्जी। क्या कहलाती है सिस्टम की? ये सिस्टम की कहलाती है इंटरनल एनर्जी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे और नेक्स्ट जो है यानी आमतौर पर जनरली जो भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, अब उसमें हम यही प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रोसेस को देखेंगे कांस्टेंट, जो अभी आपने पढ़ा है इसी में हम देखेंगे। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको देखेंगे और वो क्या है? वो है हमारे पास, वो है कंडीशंस, कंडीशंस फॉर प्रेशर, प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम वर्क प्रोसेस। प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रोसेस की कंडीशंस क्या होंगी? तो कभी कभार ये जो प्रोसेस है ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रोसेस, ये कभी कांस्टेंट प्रेशर पे भी चलता है, कभी ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी रिएक्शन होते हैं। यानी ऐसे रिएक्शंस भी हैं जहाँ जितना रिएक्टेंस का वॉल्यूम उतना प्रोडक्ट का, या फिर जितना प्रेशर रिएक्टेंस का था उतना ही प्रेशर प्रोडक्ट्स का है। तो फिर प्रेशर तो कांस्टेंट रहा लेकिन रिएक्शन हो गए, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, रिएक्शन हो गए। अब देखो जैसे मैं आपको कहता हूं भाई H2 और F2 है, इनका रिएक्शन हुआ, क्या बन गए? 2HF। इधर भी 2 मोल हैं और यहां पर भी कितने मोल हैं? 2 मोल है। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तो चेंज हो गए, लेकिन वॉल्यूम यहां पर क्या हो गया? वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। वॉल्यूम क्या रहा? कांस्टेंट रहा। सही है। एक तो ये प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो फिर वर्क क्या कहलाएगा? फिर वर्क होगा या नहीं होगा? एक तो इसको देखना है। अच्छा, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर से मुराद रिएक्टेंस का प्रेशर नहीं है। कांस्टेंट देखो, ये हमने मिसाल के तौर पे ये हमने एक कंटेनर बना लिया। अब इसमें हमने क्या किया है? ये रिएक्टेंट्स हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ है। लेकिन इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो अप्लाइड प्रेशर है, अप्लाइड प्रेशर जो है वो कौन सा है? वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये हमने 1 atm, एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर होता है? 1 atm रखा हुआ है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, कंटेनर के ऊपर कांस्टेंट है। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रेशर। तो किसी कंटेनर में जब कोई रिएक्शन, किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट मिला रहे हो, 2 सॉल्यूशंस मिला रहे हो एक ओपन कंटेनर, ओपन टेस्ट ट्यूब में, तो उसके ऊपर एयर का प्रेशर तो होगा ना। अब यही प्रेशर क्या कहलाता है? कांस्टेंट प्रेशर, अप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का होता है। तो हम इसमें देखेंगे क्या जब एक कांस्टेंट प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का रिएक्टेंस के ऊपर, तो क्या वो वर्क करेंगे? अगर वो वर्क करेंगे तो फिर उसमें चेंज क्या आएगी? इंटरनल एनर्जी में क्या आएगी? एंथैल्पी में क्या आएगी? उनका वर्क क्या होगा? ये 2 कंडीशन। तो अब हम यहाँ पर इन 2 कंडीशंस को यहाँ पर दोनों को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस एट क्या? कांस्टेंट क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब इसको लिखेंगे QV, QV, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रोसेस चल रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन थी एस, हमने अभी पढ़ा, W इज इक्वल टू P डेल्टा
V, ठीक है। और उसके बाद यहां पर P डेल्टा V था हमारा वर्क के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमने एक और चीज भी तो ऐड कर, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। और हमारा यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा E इज इक्वल, ये मैं लिख देता हूं, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। तो डेल्टा E बराबर है Q प्लस W। तो अब इस इक्वेशन नंबर 1 में ये वर्क की वैल्यू पुट करो, ये वाले वर्क की। तो फिर डेल्टा E बराबर है किसके, Q प्लस P डेल्टा V। ये हमारी इक्वेशन बन गई। किसके मुताबिक बनी है, यानी ये हमारी बनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमारा फर्स्ट लॉ जो है ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें हमने इस चीज को नोट किया थर्मोडायनामिक्स में। तो ये बनी हमारी प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्रोसेस की लॉ की इक्वेशन। इस पे फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे तो ये होगा, सिस्टम को हीट दी, वो प्रेशर में चेंज हुई, वॉल्यूम चेंज हुआ, या फिर प्रेशर सराउंडिंग से उसके ऊपर अप्लाई हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, और फिर ये वर्क और हीट जो है आया सराउंडिंग में गई या सराउंडिंग में इन हुई। अब यहां पे लेते हैं, लेट सपोज हम यहां पर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा, हम लेते हैं डेल्टा वी किसके बराबर लेते हैं, डेल्टा वी लेते हैं किसके बराबर, जीरो के। देखो क्यों मैंने जीरो के बराबर लिया है, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो चीज कांस्टेंट होती है तो वहां ये डेल्टा वी, डेल्टा माना चेंज, तो अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब समझते हो, चेंज इन वॉल्यूम हमारा क्या है, वो जीरो है। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जीरो है। तो अब ऐसा करो, वैल्यू पुट करो, तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस पी। अब डेल्टा V की जगह क्या पुट करोगे, जीरो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। तो किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो हमारे फाइनल इक्वेशन में क्या बनेगा, Q बनेगा। यानी ऐसा वर्क जहां आपने सिस्टम को क्या किया, हीट एनर्जी तो दी, अब वो सिस्टम में तो गई लेकिन उसने वर्क नहीं किया, वो वर्क में चेंज नहीं हुई। तो वो सिस्टम के अंदर सिर्फ किस शक्ल में गई है, हीट की शक्ल में गई। अब वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, डेल्टा ई। अब डेल्टा ई क्या है हमारा, इंटरनल एनर्जी। तो ये हीट जो आप दे रहे हैं, ये सिस्टम को, रिएक्टेंस को हीट तो दी, लेकिन इन्होंने न वॉल्यूम बढ़ाया न वॉल्यूम कम किया, जो पहले था वही बाद में, अभी रिएक्शन बताएं। तो यहाँ जो एनर्जी आपने रिएक्शन को चलाने के लिए दी थी वो हीट थी, क्योंकि हीट ही दे सकते हो, हीट सिस्टम में जाती भी है और सराउंडिंग में वापस सिस्टम से खारिज भी होती है। तो एनर्जी चेंज करने का तरीका हीट का ही होता है। तो अब ये जो हीट आप उसको दे रहे हो ना, ये सिस्टम में अगर वर्क नहीं करती है तो किस में चेंज हो जाती है, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी कौन सी है इसकी, थर्मोडायनेमिकल सम होगा किसका, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होकर सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। जब ये वर्क में चेंज नहीं होगी तो फिर डेल्टा ई बराबर होगा क्यू के, सही। अब हम लेते हैं ऐसे ही यही प्रोसेस हम लेते हैं एक और टर्मोलॉजी में। किसमें लेते हो, एक और टर्मोलॉजी में, और वो है हमारा प्रोसेस, प्रोसेस एट, किसमें, एट कांस्टेंट क्या, प्रेशर। अब ओपन सिस्टम में आप रिएक्शन चला रहे, क्यूपी, क्या कह रहे हो, क्यूपी है, ठीक है। अब क्यूपी माना ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है,
कांस्टेंट रखा हुआ है, ये चेंज नहीं कर रहे हैं। तब देखते क्या होता है। लेट्स सपोज एज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, according to first law of thermodynamics, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के मुताबिक हमारे पास इक्वेशन है, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू Q और वर्क का क्या था P डेल्टा V। अब यहां पर डेल्टा V, ऊपर से प्रेशर कांस्टेंट है, अब डेल्टा V है, डेल्टा V जो है ना ये बराबर होगा किसके, V2 माइनस V1 के। तो हम यहां पर अब वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, या उससे पहले हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा E आपका किसके इक्वल होगा, ये होगा E2 माइनस E1 के। तो अब अगर आपने Q मालूम करना है, क्या मालूम करना है Q, तो P डेल्टा V इस तरफ लेकर आओ, तो ये फिर हमारी इक्वेशन हो जाएगी Q इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा E। और यहां अगर ये, क्योंकि वर्क हमारा किस में था, याद करो मैंने आपको बताया था ना, जब सिस्टम एक्सपेंड होता है, प्रेशर ऊपर कांस्टेंट होता है, तो ये वर्क हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है ना, ऊपर से कांस्टेंट प्रेशर है। तो यहाँ P डेल्टा V को हम किसके बराबर ले लेते हैं, माइनस के। किसके बराबर लेते हैं, माइनस के बराबर। अगर सिस्टम पे वर्क होगा ना, फिर ये प्लस में ले सकते हो। किसमें ले सकते हो, प्लस में। अब ऐसा करो, इसको इस तरफ लेकर आओ, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V होगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा E किसके बराबर है, डेल्टा E बराबर है E2 माइनस E1 के, और उसके बाद प्लस P डेल्टा V किसके बराबर है, V2 माइनस V1 के बराबर है। सही है, चलो भाई ये इसके बराबर हो गया। अब आप ऐसा करो,
थोड़ा सा माइक का इशू आ सकता है, माइक की थोड़ा हो सकता है मे बी साउंड आपको ना आ रहा हो, क्योंकि अभी माइक थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए साइलेंट हो गया था, मैंने इसलिए इसको अलग कर दिया है। अब मैं लेता हूं दोबारा और अब आगे जाएंगे नेक्स्ट टर्म की तरफ, और फिर हम देखेंगे कि अगर सिस्टम में फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हम अगर इसको लेते हैं तो फिर अब कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम चेंज आपका क्या है, 0 के बराबर है, तो इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पे हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ, और हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो ऑलमोस्ट अब कौन सा होगा, नंबर अब जो है वो है हेस हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ क्या, समीशन, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समीशन। देखो एक रिएक्शन को देखते हैं, मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, किसके साथ, ये रिएक्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये बना रहे हैं यहां पर क्या बना रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट और प्लस H2O। अब ये रिएक्शन चला, यहां पर टोटल जो हीट इमिट हुई है एक्सोथर्मिक है, कितनी इमिट हुई है, 90 किलो जूल पर मोल। कितनी इमिट हुई है, 90 किलो जूल पर मोल इमिट हुई है, ठीक है। और ये रिएक्शन समझो एक स्टेप में किया गया, कितने स्टेप में किया गया, एक स्टेप में, हीट का टोटल ये, सही। अब हम इस रिएक्शन को, ये एक ही सिंगल स्टेप में था, अब इसको 2 स्टेप्स में करते हैं। स्टेप 1, पहले हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कन्वर्ट हो गया किस में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। तो पहला स्टेप था रिएक्शन का, पहले तो ओवरऑल एक ही स्टेप में किया, अब हमने इसको 2 स्टेप में डिवाइड किया। तो पहले स्टेप में अब ये चेंज हो गया किसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ हीट पहले स्टेप में इमिट हुई है 49 किलो जूल पर मोल। अब ऐसा करो, इसमें फिर 1 मोल और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का मिलाओ, और अब के बार देखते हैं, चलो पहले एक स्टेप में किया था तब तो हीट आई थी कितनी, टोटल आई थी 90 किलो जूल। कितनी आई थी टोटल, 90 किलो जूल, ठीक है, दोनों स्टेप की, एक ही स्टेप में हुआ था, -90। अब हमने क्या किया, पहला स्टेप हो गया, अब इसमें हमने फिर मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर रिएक्शन आगे चला। ये मिलाने के बाद अब डेल्टा H2 दूसरा स्टेप हुआ, ये फिर कन्वर्ट हो गया किसमें, सोडियम कार्बोनेट। तो इस स्टेप में अब डेल्टा H2 में कितनी इमिट हुई है, ये इमिट हुई है 41 किलो जूल पर मोल। कितनी इमिट हुई है, 41 किलो जूल पर मोल इमिट हो गई। अब इसका मतलब लेते हैं कि क्या है भाई, जब आपने ये रिएक्शन एक स्टेप में किया तो हीट का टोटल कितना है, 90 किलो जूल। कितना है, 90 किलो जूल। अब हमने ये रिएक्शन 2 स्टेप में किया है, तो डेल्टा एच टोटल, पहले स्टेप की हीट और दूसरे स्टेप की हीट, अब ये टोटल थी 90 किलो जूल माइनस में, अब 2 स्टेप का टोटल करके देखते हैं, -49 और फिर दूसरा भी -41, तो ये बताओ इन दोनों का सम फिर आपका कितना बन रहा है, 90 किलो जूल। कितना बन रहा है, 90 किलो जूल बन रहा है। इससे आपने क्या मतलब लिया कि एक रिएक्शन चाहे हम एक स्टेप में उसको पूरा कर लें या एक से ज्यादा स्टेप्स में उसको क्या कर लें, पूरा कर लें, तो टोटल हीट ऑफ रिएक्शन जो है ना
वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और रिएक्शन को भले कितने भी स्टेप में तकसीम करो, उसको स्टेप्स में तकसीम करने से टोटल हीट ऑफ रिएक्शन, चाहे एक्सोथर्मिक है चाहे एंडोथर्मिक है, ये टोटल हीट ऑफ रिएक्शन ना स्टेप में चेंज करने से बढ़ती है ना ही घटती है। भले रिएक्शन एक स्टेप में हो, एक स्टेप की हीट, या उसको तकसीम करके 2-3 स्टेप में कर लो, उनकी हीट का टोटल भी एक स्टेप की हीट के बराबर हो। तो टोटल हीट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होती है किससे, स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन से। तो इसलिए स्टेप्स में तकसीम करो, टोटल हीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये कांस्टेंट होती है। इसलिए हम इस लॉ को यूं लिख सकते हैं कि यानी दी टोटल टोटल हीट ऑफ ए रिएक्शन रिमेन्स, रिमेन्स क्या, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। और इट इज इट इज इंडिपेंडेंट, ये आजाद होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के स्टेप से बिल्कुल आजाद होती है। स्टेप में बढ़ाओ या कम करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फार्मूला हमारा बना डेल्टा एच टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू अप टू डेल्टा एच एन। अब ये क्या है, ये है स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये है टोटल हीट ऑफ रिएक्शन, यानी हीट ऑफ रिएक्शन का टोटल, उसके अलग अलग स्टेप्स हों तो उसका टोटल, या उसका एक ही स्टेप हो तो वो इक्वल होता है। तो उसके मल्टीपल स्टेप्स को आप टोटल करोगे ना, तब भी आपकी टोटल हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ये सेम आएगी। भले वो 3 स्टेप का टोटल कर लो या 2 का टोटल करो या फिर 4 का, तो ये एक ही आपको हीट की अमाउंट मिलती है। इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि टोटल हीट ऑफ रिएक्शन जो है, इट रिमेन्स कांस्टेंट और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। हर रिएक्शन की हीट एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक ये कांस्टेंट होती है। फिर इसको चाहे आप एक स्टेप में करो या लाखों स्टेप में कर लो, फिर भी टोटल सेम आएगा। तो आज हम यहाँ पर छोड़ते हैं। अब हेस्ट लॉ के एप्लीकेशंस जो होंगे, बोर्न हेबर साइकिल और हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डिटेल के साथ आएंगे। तो बीच में हो सकता है एक आध आपको पॉइंट पे थोड़ा वॉल्यूम म्यूट हो गया होगा, क्योंकि मैंने माइक जो था वो चार्जिंग खत्म हो जाती है ना कभी कभार, तो वो छोड़ जाता है। बहरहाल आपको उसमें वॉइस नहीं आएगा, लेकिन पिक में आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर एक और नए लेक्चर में मिलेंगे, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।